यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसमें पहला पेपर जो 2015 में हुआ था वो कैंसिल हो गया था, इसके बाद फिर पेपर हुआ था। कैंसिल हुआ लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे काम ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, लॉर्ड रिपन। अगर ऑप्शन में लॉर्ड लिटन दिया होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन दिया ही नहीं। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में शुरुआत की थी ग्राम प्रधान के जो चुनाव ना होते हैं, यानी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब स्थानीय शासन में आता है, जो इस समय हमारा आर्टिकल 40 में है। तो ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है का विचार कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका मतलब जो प्रियम्बल है या फिर प्रस्तावना है, इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी वहां से विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। यानी जो 1951 में पहला संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जिससे भूमि सुधार किया जा सके, तो उसका क्या क्या कारण है, वो कौन सा भाग नहीं है जो उसके लिए काम था। जमींदारी प्रथा, सही बात है, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। फिर उसके बाद भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जब ज़मीन बहुत थी तो उनकी जो सीमा थी, लिमिट थी, कितनी भी भूमि को ये रख सकते थे, लेकिन उसमें लिमिट लगाई गई। काश्तकारी सुधार, ये बात सही है, लेकिन बहुफसली योजना, इसके लिए कोई उद्देश्य नहीं था नवी अनुसूची बनाने का। ठीक है, बहुउद्देशीय योजना के लिए कोई प्लान नहीं था ऐसा। मल्टी क्रॉपिंग स्कीम, ऐसा कोई दिमाग में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, देखो सूचना का अधिकार जो है ये एक संवैधानिक अधिकार है। सबसे पहले ये वैधानिक भी था, लेकिन अब संवैधानिक हो गया है, तो ऑप्शन दोनों मान सकते हो, लेकिन उस समय करण के हिसाब से ये वैधानिक था, विधिक अधिकार था, लेकिन अब संवैधानिक भी है। इसके बाद भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 40, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, भाग 4 है, राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। यानी किस लिए परामर्श देता है, तो हमने बताया ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल जो यूज किया जाता है 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है जब कोई दूसरा देश किसी देश में अटैक कर दे या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, इस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो एक आर्टिकल है 358 ये कहता है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है देश में, तो हमारे पास जो अनुच्छेद 19 है जिसके तहत हमको स्वतंत्रता मिली है स्पीच की, इसके सारे पार्ट खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक आर्टिकल है 359, इसमें क्या होता है, इसके तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आर्टिकल हैं, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 नहीं खत्म होगा। ये कौन खत्म कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन क्या है, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही नहीं है, सही है। भारत में कैसी नागरिकता है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो अमेरिका की बात है। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कोई भी भारतवासी है उसकी एक ही नागरिकता मानी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, एक तरफ आपको प्रोविजन दिया जा रहा है, प्रावधान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है। विधि के सम्मुख समानता, जिसको इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारा कहता है आर्टिकल 14 यानी 14 है, यानी पहले का 3 होना चाहिए। पहले का 3 किसमें ये देखो, पहले का 3 केवल एक ही में, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक, बाकी और मिला लेते हैं। कार्य करने का अधिकार कौन से अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 41 के तहत। इसके बाद कार्य करने के सही मानवीय स्थिति जो है, ये हमारा आर्टिकल 42 में आएगा।
और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 45। ये सारे के सारे डीपीएसपी में है, केवल आर्टिकल 14 जो है ये मेरा कौन सा है, 14 जो है ये मौलिक अधिकार में आता है। तो ये हमारे ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संसद के सदस्य की निहारता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। यानी कोई सांसद है, उसकी सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई कलंक लगता है तो ये विचार राष्ट्रपति करेगा भारत के निर्वाचन आयोग से। याद रखना, भारत का निर्वाचन आयोग, दिमाग में रहता है कि मुख्य न्यायाधीशों का, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांसद के लिए है, बाकी और कोई काम होता है तो वो परामर्श किससे कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन सांसद की सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए वो किससे करेगा, निर्वाचन आयोग से। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। राज्य वित्त आयोग के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, यह एक अनौपचारिक संस्था है या एक संवैधानिक संस्था है, यही सही है। राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। क्या है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन अगला है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बात सही है, ये बात सही है। आर्टिकल 360 के तहत संसद जो है किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है। जैसे केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 में, इसमें भी स्पष्ट किया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। तो इसका मतलब ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा संसद के लिए, इसका जो कारण है क्या बताया जा रहा है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। यानी जो संसद है वो भारत की जनता द्वारा, ये बात सही है, जो सांसद चुने जाते हैं ये भारत की जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। देखो, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है यानी सबसे बड़ा है, ये बात तो सही है, ठीक। मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये बात भी सही है। देखो, सबसे लंबा है, ये बात तो सही है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी बात सही है। लेकिन इन दोनों बातों में एक दूसरे पे कोई रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही है, बता नहीं सकते ना। तो ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए कंफर्म नहीं है, तो इस एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पा रहा है, स्पष्टीकरण। अगला है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है। यानी किसी भी स्टेट में जो राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करता है वो किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट जो होता है उसका आर्टिकल 155 यानी 155 तो ये हमारा आता है अपॉइंटमेंट किसका, गवर्नर का, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये है सरकारिया आयोग, यानी केंद्र और स्टेट के बीच जो संबंध के लिए सबसे अच्छा तो यही था, इसी को बनाया गया। राजमन्नार समिति, ये भी बात सही है। पुंछी आयोग, ये भी बनाया गया। लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी ये चुनाव सुधार के संबंधित थी, तो इसका मतलब ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित थी, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो ये महाअधिवक्ता नहीं, महाअधिवक्ता तो स्टेट के लिए होता है, ये नहीं। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, उसके पास होता है, तो ऑप्शन डी। ये संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसके बाद भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है संबंधित है। देखो, 11वीं अनुसूची जो है ये 1973 में जोड़ी गई थी। 1992 में
जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय रखे गए थे? 29। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? देखो, पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा, इसका जो निर्वाचन आयोग होगा उसके अध्यक्ष को जो नियुक्त करेगा वो संबंधित राज्य का राज्यपाल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति करता है, वैसे ही स्टेट में जो जिस स्टेट का है उसका जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, वो करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये किस आर्टिकल में जोड़ी गई हैं? आर्टिकल 51A में। यानी आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ये ड्यूटीज जोड़ी गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। किस साल जोड़ा गया? 1976 में। अगला क्वेश्चन देख लो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना था। उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं जो, मतलब इसमें कौन से बच्चे शामिल हैं? तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे थे उनको शामिल करने का उद्देश्य था, एलिमेंट्री लेवल के। अगला क्वेश्चन है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये याद रखना, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल जो है हमारा 123 यानी 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर देता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो लाया जाता है ना, ये उसी के तहत लाया जाता है, आर्टिकल 123। अब जो है ये तो हमारे क्वेश्चन जो थे जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पेपर जो लीक हो गया था उसका। अब फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसके क्वेश्चन है, ये भी 2015 के ही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो इसमें, भारत में लिखित संविधान है, कथन और असर्शन का और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। पहला क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान है, ये बात सही है, भारत का संविधान जो है लिखित है। आर पर देखो रीजन क्या है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। यानी लिखित संविधान है और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे को कहीं से मैच नहीं करती, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये बात। दूसरा, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना। यानी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये शामिल है किसमें? मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। इसके बाद हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये बात भी है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये बात भी सही है। लेकिन पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है आर्टिकल हमारा 40 देता है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, तो यही बात गलत है। इसने पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? यानी कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल हमारे पास 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनके, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, यानी जो इंडियन नागरिक है उसी को प्राप्त है, जबकि विदेशियों जो विदेश में हैं, जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं है, फॉरेनर के लिए नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 के तहत आता है, तो ये सबको लिए है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 के तहत आता है, तो इसका मतलब ये केवल भारतीयों को है, यही ऑप्शन है हमारा।
जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये भी इसके तहत है। धर्मांतरण की स्वतंत्रता, ये भी हमारा इसको सबके लिए है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये आर्टिकल 19 के तहत है, जो कि भारतीयों को प्राप्त है केवल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाना, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। यानी जैसे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। पहली है यूनियन में 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट किया गया है कि आप कानून बनाएंगे। ठीक है, लोकसभा बनाएगी, या लोकसभा कहते हैं, या फिर संसद, ठीक, पार्लियामेंट। फिर इसके बाद स्टेट की बात आती है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61 के करीब हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को पावर दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट में जो है, कॉन्करेंट लिस्ट में 57 के करीब सब्जेक्ट हैं। इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो इसमें क्या है, दोनों को पावर है। लेकिन इसके अलावा 248 आर्टिकल जो है 248, इसमें रेजिडुअल पावर की बात की गई, अवशिष्ट शक्तियां, जिसके लिए संसद को अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी संसद के पास पावर है कि वो जो विषय नहीं दिए गए हैं किसी भी सूची में, उस पर कानून बनाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यानी संघीय लक्षण नहीं है भारत के संविधान का। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये है संघीय लक्षण में। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है संघीय लक्षण में। लेकिन जो इकहरी नागरिकता है, ये इसका संबंध कहीं से नहीं है कि ये जो है संघीय लक्षण में आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेडरल फीचर का जो गुण नहीं है वो एकल नागरिकता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जो पूछा गया है कौन नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई? देखो ये पुराना क्वेश्चन है, जब उस समय लोकपाल आयोग बन रहा था। तो इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले लोकायुक्त की कार्यालय स्थापना की गई थी। अब इसका संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो याद रखना, ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास है पूरी की पूरी पावर। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन जो भी काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन्हीं के नाम पे होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल, हमने बताया संसद में लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है और राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो उस समय देखो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, और कोई काम राष्ट्रपति कार्यालय से कराना जरूरी है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसको कहा जाएगा ये भी जरूरी है। तो ये याद रखना, अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं होते तो उस केस में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वही हमारे राष्ट्रपति के काम करते हैं और वो राष्ट्रपति के तरीके ट्रीट किए जाते हैं, और उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ऐसा नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ही जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है तब भी हो सकता है। तो ये बात तो गलत हो गई। जब ये बात गलत होगी तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2020 में संशोधन कर दिया, 2019 में संशोधन करके इसकी जो लिमिट थी 5 वर्ष की कार्यकाल, उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। तो अगर आप क्वेश्चन आता है तो दोनों गलत माने जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन चेंज करके ही आएगा। उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी था। अब यहाँ पे देख लो, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक और
वह उसका प्रयोग करेगा। यानी ऐसी कंडीशन आती है कि मान लेते हैं 100 लोग हैं, 100 लोगों में एक को 50 मिल गए, दूसरे को भी 50 मिल गए। अब ये दोनों बराबर हो गए मत। अब यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, अपना मत दे सकते हैं, लेकिन पहली बार में नहीं, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब। अगर एक को 51 मिल गए, दूसरे को 49 मिल गए, तब तो कोई बात ही नहीं, पास हो गया। लेकिन 50-50 के केस में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो इसके लिए 100 माना था, तो 100 ही आर्टिकल मान लेते हैं। अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, 108 के अंतर्गत। देखो, आहूत करने का मतलब है कि बैठक को बुलाना, याद रखना। जो बैठक बुलाई जा रही है उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा, लेकिन आहूत करने का मतलब है बुलाना। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति बुलाता है और जो अध्यक्षता करती है, मतलब किया जाता है जिसके द्वारा, जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। अगला क्वेश्चन देख लो। लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया था। देखो, ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ये नहीं कि अब पहले था कि 2 लोगों को लोकसभा में चुना जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। ये कौन सा निम्नलिखित किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना की संकल्पना सिद्ध हुई थी? यानी बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना, हमने बताया था 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था, उसके तहत किया गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। इसके बाद संसद में शून्य काल का समय माना जाता है, 0 आवर्स माना जाता है। 12 बजे के बाद हमारी घड़ी 0-0 हो जाती है, तो 12 से लेके 1 बजे तक का जो दोपहर का टाइम होता है उसको 0 आवर्स माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो याद रखना, कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी को प्रत्यक्षीकरण, यानी जो जिसको आपने व्यक्ति पकड़ा है उसको सामने लाएं, तो इसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। कभी इंग्लिश में लिख के दे देता है ना सीधे। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, मान लेते हैं, और ये बात सही भी है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। देखो, ये तो बात सही है कि संवैधानिक प्राधिकरण है, लेकिन निर्वाचन आयोग से इसका उसका निरीक्षण करे इतनी ताकत नहीं इसके पास। ठीक है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाअभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट। जो इम्पीचमेंट भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता? यानी जब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन से सदस्य इसमें शामिल नहीं होते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं। निर्वाचित लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मनोनीत होते हैं, अब तो होते ही नहीं, जो होंगे वो नहीं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब है कि जो 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उनको छोड़ के, निर्वाचित मतलब निर्वाचित। इसके बाद राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यों की विधान परिषद में निर्वाचित, ये लोग नहीं, समझ गए? जो विधान परिषद है उसके सदस्य नहीं शामिल होते किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% सीमित कर दी गई? यानी पहले था कि कोई भी मंत्री बन जाता था और लालच में किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और मंत्री बनाते गए, कोई लिमिट नहीं थी। तो 91वां संविधान संशोधन करके इस बात को रोका गया 2003 में कि एक लिमिट रखी गई कि 15% लोग जो है इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये तो लोकसभा के लिए थी, लेकिन वही बात की स्टेट के लिए, तो उन्होंने बताया कि 12% से ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ गए? स्टेट के लिए 12% और लोकसभा के लिए 15%।
अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं हुआ है, अलग है। ये बात सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। देखो, राज्य वित्त आयोग संघीय व संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है, लेकिन अगर संघीय वित्त आयोग कहता है कि जो पंचायती राज है उनको पैसा दिया जाए, तो ये दे सकता है, तो इसमें जो अनुशंसा कर सकता है, ये बात गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन भी सी आएगा। सी तो सही है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।